वीडियो में हम भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जिला इंदौर, यहाँ इनका जन्म हुआ था। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। वह भारत के संविधान के निर्माता थे क्योंकि वह मसौदा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। अब देखिए, उन्होंने धारा 370 का भी विरोध किया था उस समय जब जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जा रहा था। तो देखिए अभी लगभग 75 साल बाद धारा 370 को हटाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय भी इसका विरोध इन्होंने किया था। मतलब ये समझ चुके थे कि ये जो विशेष दर्जा दिया जा रहा है धारा 370 के तहत, ये सही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि सोच कितने आगे वर्षों सालों की हुई होगी उस समय, कि पहले ही समझ चुके थे कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है ना। इसलिए भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया भर में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगला पॉइंट है, वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त किए गए पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1990 में सम्मानित किया गया भारत रत्न से। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। वह 9 भाषाओं के ज्ञानी थे। हिंदी, पाली, संस्कृत, जर्मन, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, मराठी, गुजराती और बहुत सारी भाषा को वो सीख रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश भी और बहुत सारी तरह तरह की और भाषाएं हैं, उन्हें ये सीख रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? अभी हमने देखा 14 अप्रैल, सन आपको याद रखना है 1891 को, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है ना। ये जो महू है, महू मध्य प्रदेश, जी हाँ, यहाँ पर ये जो जगह है ये खुद मेरी जन्मस्थली भी है। इसका पहले नाम महू हुआ करता था, महू, जिसका अपना भी एक फुल फॉर्म है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। अब इसका नाम बदल करके रखा गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप कभी विजिट करना, आप ये जगह बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप किसी आर्मी एरिया में आ गए हैं ना। बिल्कुल, जो भी रिटायर्ड होते हैं आर्मी मैन, वो ज़्यादातर यहीं आकर के बस जाते हैं। हमारे खुद के भी पापा आर्मी से रिटायर्ड है और हम भी यहीं पर आके बसे हुए हैं। वैसे हमारी जन्मस्थली यही है, हम यहीं के ही हैं, इंदौर से। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था रामाजी मालोजी सकपाल। आप देख सकते हैं इनका सरनेम क्या था? सकपाल था। अंबेडकर सरनेम इन्हें कैसे मिला? तो अंबेडकर सरनेम के पीछे भी एक स्टोरी है। ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे। ये माहिर जाति से रिलेट करते, जैसे कि आपको पता है पहले छुआछूत जैसी चीज़ें, ये कुछ कुप्रथाएं बहुत ज़्यादा चलन में थी, अभी भी है, लेकिन इतनी नहीं है। 4 to 6% ही है भारत देश में। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उनके लिए कड़े कानून बना दिए गए हैं, है ना। लेकिन उस समय कोई कानून वगैरह नहीं थे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने के लिए लोग, चाहे वो कितनी भी ऊंची जाति का क्यों ना हो, ब्राह्मण भी ब्राह्मण को परेशान करता है। ब्राह्मण में भी ब्राह्मण से जो नीची जात वाले होते हैं उनको भी परेशान किया जाता है। जैसे अगर आपने बहुत सारे महाराज जो होते हैं, शंकराचार्य वगैरह, अगर आपने इनकी भी टिप्पणी वगैरह सुनी है, क्योंकि मैंने खुद भी सुनी है, तो वो ब्राह्मण में भी ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना। तो उस समय तो कोई इनके ऊपर कानून नहीं था, तो बहुत परेशान किया जाता था। तो ये तो माहिर जाति से आते थे, तो सोचो इन्हें कितना परेशान किया गया होगा। तो एक ब्राह्मण थे जिनका सरनेम था अंबेडकर, वो इनके टीचर थे। उनको
वो जानते थे कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो कहीं इनका जो सरनेम है सकपाल, ये इनको ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, अगर इनको आगे बढ़ने में ये सरनेम अगर कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम कर रहा है तो ये सरनेम ही बदल दिया जाए। उन्होंने ऐसा सोचा और जो ब्राह्मण थे अंबेडकर जिनका सरनेम था, ये सरनेम इन्होंने दिया, सकपाल हटा करके फिर अंबेडकर सरनेम दिया, ताकि इन फ्यूचर में इनको कभी कोई परेशान नहीं करे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और उनकी माँ का नाम क्या है, भीमाबाई था। ठीक, अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता के, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बहुत सारे भाई बहन थे, 14वीं संतान हुआ करते थे ये, और इनमें से भी बहुत सारे ऐसे थे जो जन्म के कुछ समय बाद ही, कुछ सालों बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो लास्ट तक ये सिर्फ 4-5 भाई ही, मतलब ब्रदर सिस्टर ही इतने ही बचे थे, बाकी सबकी किसी न किसी वजह से मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एवं एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे डॉक्टर अंबेडकर। इन्होंने कहा था कि जो तालाब का पानी उसे कुत्ते पी सकते हैं, लेकिन छोटी जात वालों को पीने नहीं दिया जाता है। मतलब इंसान में ही इतना भेदभाव किया जाता है इंसान इंसान के बीच में, वो भी सिर्फ जाति के नाम पर। तो इन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह तक कर रखा है ना। आज भी वैसे आप न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि कोई छोटी जात का स्टूडेंट, अपने स्कूल में के बारे में ही न्यूज़ में सुना होगा कि कोई छोटी जात का स्टूडेंट था और वो मटके से टच हो गया, फिर मटके का पानी उसने पी लिया तो टीचर ने उसको पिटाई कर दी ना। इस तरह की न्यूज़ हम आज भी सुनते हैं। ये चीज़ें भारत देश में आज भी होती है। जाति जो है, कहते हैं ना, जाति कभी नहीं जाती, तो ये तब भी था, आज भी हो ही रहा है। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे। 20 मार्च 1927 को उन्होंने अछूत समुदाय को शहर के चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए महाड़ शहर में एक सत्याग्रह भी आयोजित किया था। अब आगे बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो सारे पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विवाह 15 वर्ष की आयु में 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से ही हो गया था ना। पहले क्या होता था, बहुत ही कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जिसकी सिफारिश उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को की थी। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। ये सारे पॉइंट बिल्कुल सही है। उन्होंने 1965 को बौद्ध धर्म अपनाया था क्या? तो नहीं, याद रखिएगा 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था। इन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था। क्यों बौद्ध धर्म अपनाया था, आप अभी तक समझ गए होंगे जितने हमने यहाँ पर पॉइंट्स कवर किए। पानी तक के लिए अगर इन्होंने सत्याग्रह कर रखा है जाति के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से इतने ज़्यादा परेशान थे। और क्योंकि जो छोटी जात वाले थे उनको ना मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता था, ना ही मंदिर के सामने से गुजरने दिया जाता था, तो ये परेशान हो चुके थे कि जब हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म की हम बात करें, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, तो उस चीज़ से परेशान होकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को आखिर में अपना लिया था। और देखिए आज भी है ना, ये अब आपको एक थोड़ा सा डिटेल में हम बता देते हैं। न्यूज़ अभी जो रिपोर्ट्स जैसी आती हैं, हर साल भारत देश में 2 से 3 लाख लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं लोग, अगर आज भी उनके साथ ऐसा करेंगे तो वो अब नहीं सहते हैं। पहले लोग तो बेचारे सह भी लेते थे और सोचते थे कि शायद जो हो रहा है हमारे साथ हो ही रहा है, तो इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन अब के लोग पढ़े लिखे हैं, अब नहीं सहते हैं। अब अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो हर साल 2 से 3 लाख लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो जाति व्यवस्था है ये बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो रही है और बढ़ती जाती है। और जैसे चुनाव वगैरह आते हैं तो ये तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो नेता वगैरह होते हैं वो और ज़्यादा जाति के नाम पर आप लोगों को लड़वाने लग जाते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया गया था? तो देखिए 3 मार्च 1930 को काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया था। मतलब आते तो हिंदू धर्म में है ये, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं ना 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? यहाँ पर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है ना। तो जो नीचे वाले जो थे उन्हें मंदिर में नहीं
आने की परमिशन होती थी। तो इसके लिए भी इन्होंने आंदोलन कर रखा है कि अगर आप हमें हिंदू धर्म की श्रेणी में लेकर आते हैं तो मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं। तो इसके लिए देखिए 1930 में आंदोलन भी इन्होंने कर रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा परेशान किया गया है। तो आखिर में थक हार के ही इन्होंने धर्म बदल लिया। ठीक, अब देखिए 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पांडुरंग सदाशिव साने मराठी शिक्षक थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये सदाशिव, इन्होंने हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश की मांग के लिए एक आंदोलन चलाया था। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे। इनकी बातों में बहुत तर्क हुआ करता था। तो जो बड़े बड़े ब्राह्मण वगैरह भी थे वो भी इनके पक्ष में आके खड़े हो जाते थे कि नहीं, ये जाति व्यवस्था जैसी चीज़ें सही नहीं है, गलत है और इन्हें भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पांडुरंग सदाशिव साने को साने गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था। 2 मार्च 1930 को अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो याद रखना है आपको, चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी के समाधि स्थल को। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। चैत्य भूमि जो है यह मुंबई के दादर स्थित भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थली और बौद्ध धर्म के लोगों का आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दादर के समुद्र तट पर चैत्य भूमि स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इन्हें मरणोपरांत मिला है 1990 में। ठीक है, 1990 में इन्हें दिया गया भारत रत्न। एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखिएगा, 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता था। छुआछूत की प्रथा से तंग आकर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो इनका जो अम्बेडकर जयंती जो है सिर्फ भारत देश में नहीं पूरे विश्व में बहुत सारी कंट्रीज में मनाया जाता है और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भारत देश के बाहर बहुत सारी कंट्रीज में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? तो वो था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। बाकी हम देखें तो कौन से राजनीतिक दल का गठन इन्होंने किया था, तो याद रखिएगा भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं इनका गठन अंबेडकर जी ने किया था। अब ये देखिए, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन कांशीराम ने किया था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं किया था। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष थे? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 व्यक्ति थे, लेकिन 7 में से सिर्फ ये जो एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, सिर्फ इन्होंने ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाकी जो 6 थे वो किसी न किसी वजह से प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होते थे। नेक्स्ट देखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान बनाने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय था उस समय और आज भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है। इसे भी हम आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बताइए किस किस के बीच में हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, इन दोनों के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को भारत के पूना की
यरवदा सेंट्रल जेल में किया गया था। यह 1932 में ब्रिटिश भारत की विधायिका में समाज के वंचित वर्ग के लिए चुनावी सीटें आरक्षित करने के लिए किया गया था। अब देखिए इनके बीच में क्या संघर्ष था, इनके बीच में क्या मतभेद हो रहा था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में इस चीज़ को लेकर। तो देखिए पूना पैक्ट 1932 के दो प्रतिष्ठित स्तंभ गांधी जी और अंबेडकर जी थे। हालांकि प्रस्ताव को लेकर उनकी अलग अलग राय हुआ करती थी। अंबेडकर जाति व्यवस्था की बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे और उनका लक्ष्य सुधारों से परे एक कदम उठना था। हालांकि गांधी जी कभी भी जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते थे। ये चाहते थे जैसे ये जो जाति व्यवस्था है, 4 वर्ण जो चल रहे हैं, ये इसी तरह से चलते रहें, ये खत्म ना हो। वह चाहते थे कि जाति व्यवस्था की बुराइयों को मिटाने के लिए कुछ व्यवहारिक परिवर्तन लाना चाहिए, है ना। ये जो जाति व्यवस्था है ये तो रहना चाहिए, लेकिन इसकी जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते थे। लेकिन अंबेडकर जी कहते थे कि जाति व्यवस्था जो है इसको ही पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद देखिएगा अंबेडकर जाति व्यवस्था को एक राजनीतिक समस्या के रूप में देखते थे और समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के उत्थान की कामना करते थे। उन्होंने दलित वर्ग की समानता और सामाजिक लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित किया था। हालांकि गांधी जी जो थे इन्होंने जाति व्यवस्था को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा था। वह लोगों का दृष्टिकोण बदलना चाहते थे और उनके लिए समान अवसर लाना चाहते थे। तो दोनों में काफी ज्यादा मतभेद था इस चीज को लेकर के, है ना। अंबेडकर जी क्या चाहते थे, जो दबे कुचले लोग हैं उनके उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे कि लोगों का दृष्टिकोण ही बदल दो। जाति व्यवस्था ठीक है, बस दृष्टिकोण बदल दो, है ना, देखने का नजरिया बदल दो। अब देखिए अंबेडकर का दृष्टिकोण राजनीतिक था। वह राजनीतिक रूप से उनके अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते थे। हालांकि गांधी जी ने इस मुद्दे को जड़ से खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया था। अब देखिए अंबेडकर समाज के दबे कुचले वर्ग को दलित के रूप में देखते थे। हालांकि गांधी उन्हें हरिजन कहकर संबोधित करना पसंद करते थे, है ना। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद थे। अंबेडकर जी का दृष्टिकोण था कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते थे, जो कहीं ना कहीं सही है। देखिए जो सत्ता में है वही पावरफुल है ना, जाहिर सी बात है, जो सत्ता में वही पावरफुल है। दबे कुचले लोगों को कभी सत्ता में नहीं आने दिया जाता था। अगर ये जाति व्यवस्था इसी तरह से बनी रहती तो क्या कभी इन्हें आने दिया जाता था, राजनीतिक में नहीं आने देते थे। तो उसी चीज का ही विरोध कर रहे थे। लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, ये जाति व्यवस्था बनी रहे और इनके समाज के सुधार के लिए कुछ ना कुछ करें। तो अगर अंबेडकर जी के कहने पर अगर गांधी जी उस समय ये हस्ताक्षर नहीं करवाते तो आज भारत देश में जाति व्यवस्था को ही पूरी तरह से अंबेडकर जी खत्म करके चले जाते। लेकिन गांधी जी ने इस चीज को खत्म नहीं करने दिया। जाति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर किसने दिया है? महात्मा गांधी जी, इन्होंने जोर दिया था। अब देखिएगा पूना पैक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाई। देखिए पूना पैक्ट समझौता जो है ना 24 सितंबर 1934 को हुआ था क्या? नहीं, अभी हमने देखा ये कब हुआ था, 1932 में। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, 1932 में हुआ था यह समझौता। अब देखिए और समझ लेते हैं डिटेल में इसको। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोटों का अधिकार समाप्त कर दिया गया था इस हस्ताक्षर के द्वारा। अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र भी हो और 2 वोटों का अधिकार इनको हो। 1 वोट वो अपने दलित जो नेता खड़ा होगा उसको वोट करेंगे और दूसरा ऐसे ही नॉर्मल वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो 2 वोटों का अधिकार इन्होंने मांगा था अंबेडकर जी ने। ठीक है, और अलग से निर्वाचन क्षेत्र भी मांगा था। लेकिन ये चीजें खत्म कर दी किसने? महात्मा गांधी जी ने। पूना पैक्ट के बाद प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर के 147 कर दी। कुल सीटों का 18% कर दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल में, है ना। तो यहाँ पर इसका आरक्षण और ज्यादा बढ़ा दिया गया। पहले 71 सीटें हो रही थी, तो ये बढ़ा करके महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, अलग से आपको निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, हाँ यहीं पर ही आपको आरक्षण दे देंगे और जो इस सीटें हैं 71 इसको बढ़ा करके 147 कर देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा समझ रहे हैं इस चीज को, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। अब देखिएगा पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को
महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में यह समझौता हुआ। जो अंबेडकर जी चाहते थे वो नहीं होने दिया महात्मा गांधी जी ने। कहा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर इन्होंने पश्चाताप से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय रो दिए थे कि ऐसा मत करो, लेकिन महात्मा गांधी जी अड़ गए थे। आपको पता है ना, हर चीज़ के लिए अनशन पर बैठ जाते थे, अड़ जाते थे, तो ये अड़ चुके थे और आखिर में रोते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक के लेखक अंबेडकर जी थे। यह पुस्तक उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक थी। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक गिनी जाती है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भारत देश के बहुत ही पढ़े लिखे और जो समझदार लोग होते हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? किसने की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को बढ़ावा देने और उत्थान के प्रयास के रूप में की थी। ये जानते थे कि अगर शिक्षा मिलेगी, कहते ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, चैनल, टीवी चैनल आप देखते हैं, उसमें आप देखते ना, कोई भी एंकर होता है और डिबेट करवाता है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोग सुनना किसको पसंद करते हैं? जो तर्क की बातें करते हैं, जो नॉलेज वाली बात करते हैं और सामने वाले से डिबेट में सामने वाले को हरा देते हैं। तो जो जितना पढ़ेगा, जिसके पास जितनी शिक्षा है, वो तो उतना ही दहाड़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो शिक्षा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लॉन्च नहीं की गई थी? ये पत्रिका भी चलाया करते थे। तो सरस्वती नाम से कोई पत्रिका इन्होंने लॉन्च नहीं की थी। मूकनायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत, इस नाम से इन्होंने पत्रिका लॉन्च की थी। देखिए, दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 5 पत्रिकाएं निकाली। बहिष्कृत भारत, मूकनायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया था? तो वो था, यहाँ पर तीनों है ना, बहिष्कृत भारत, मूकनायक, जनता, सभी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूकनायक और जनता सहित पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र इन्होंने शुरू किए थे। इन अखबारों को शुरू करने के पीछे का मकसद दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना था। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, वह एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। तो ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निजी लाइब्रेरी राजगीर, जहाँ पर 50,000 से अधिक पुस्तकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी, है ना। इनकी लाइब्रेरी में 50,000 पुस्तकें थी और ये सभी पुस्तकें इन्होंने वहाँ पर पढ़ कर रखी थी। ठीक है, आप सोच सकते हैं कितने महान, इनको महामानव कहा जाता है। 50,000 पुस्तकें किसे कहते हैं? 50,000 पुस्तकें इन्होंने पढ़ी। और ये जब इनकी डेथ हुई ना, तो ये इनकी इतनी एज भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी और इनकी डेथ हो गई थी। अगर ये मान लीजिए 80-90 साल से 90 साल तक भी अगर ये जीवित रहते तो पूरे जीवन काल में कितनी पुस्तकें पढ़ लेते। आखिरी समय तक ये डिग्री लेने की सोचते थे, पता है आपको। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, पहला दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है ना, कि 50,000 पुस्तकें, इससे भी अधिक पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी में थी। और इनकी एकमात्र ये ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। कार्ल मार्क्स, इनके जो विचार हैं, ये मजदूरों के लिए इनके विचार बहुत ही उत्तम थे। और इनके बारे में अगर आप कभी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक, कार्ल मार्क्स, ये मजदूरों के बारे में बहुत सोचते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी सोच ऐसी ही थी, जो दबे कुचले थे उनके बारे में बहुत सोचते थे।
और उनकी निजी लाइब्रेरी राजगीर में 50,000 से अधिक पुस्तकें हुआ करती थी। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है? तो वो है पाकिस्तान पर विचार। यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी। देखिए इन्होंने, इनका स्टेटमेंट एक है बहुत ही अच्छा है और जो आज 75 साल बाद बिल्कुल सही होता हुआ हमको नजर आ रहा है। इन्होंने तभी कह दिया था कि देखिए अगर मुस्लिम को जाना है पाकिस्तान, अलग देश चाहिए तो आप चले जाइए, लेकिन कभी भी आप इस चीज़ को ये नहीं फील कर पाएंगे आप कि ये जो फैसला लिया है आपने बिल्कुल सही लिया है। आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि भारत से हम अलग क्यों हुए। देखिए आज भी कंडीशन है ये, आप देख लीजिए बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, है ना। सुना है ना आपने पाकिस्तान के बारे में कि कटोरा लेकर घूम रहा है, ये कंडीशन हो चुकी है। उस समय इन्होंने कह दिया था कि अलग आप जा रहे हैं आप चले जाइए, लेकिन ये कभी भी आपके लिए चीज़ सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। आप हमेशा जिंदगी भर इस चीज़ को लेकर परेशान होंगे कि शायद हम कभी भी भारत से अलग ना होते, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की उपलब्धि है? उपलब्धि, इनमें से महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि वे भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। भारतीय संविधान के वास्तुकार थे, ठीक है। ये इनकी कोई उपलब्धि इतनी खास नहीं है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, ये भी इनकी कोई इतनी खास उपलब्धि नहीं है। हरित क्रांति के अग्रदूत नहीं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं, ये इनकी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं है। महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? भारतीय संविधान के वास्तुकार थे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में किस सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने दलित अधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रमुख उपलब्धि रही थी? तो वो थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम का परिचय। शिक्षा का अधिकार, आज भारत देश में जो अधिकार मिल रहा है सभी को शिक्षा का, ये पहले नहीं था। पहले सिर्फ उच्च वर्ग के बच्चे ही पढ़ा करते थे, उनके ही समाज वाले पढ़ा करते थे, महिलाएं भी नहीं, महिला तक को भी कोई अधिकार नहीं था। ये अधिकार जो महिलाओं को, जो शिक्षा का अधिकार आज मिल रहा है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत मिलता है। और आपने सुना होगा ज्योतिबा फूले, इनके बारे में अगर आपने सुना है, उनकी वजह से ये अधिकार मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? कब बने? तो 1928 में ये साइमन कमीशन के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई। इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई। अगला सवाल है, बाबा साहेब का विवाह रमाबाई से किस वर्ष में हुआ था? तो 1906 में इनका विवाह हुआ था। अगला सवाल है, बाबा साहेब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी? तो मैट्रिक परीक्षा इन्होंने कब पास की थी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, 1907 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका पढ़ने किसने भेजा था? तो गायकवाड़ के महाराज थे, गायकवाड़ के महाराज, इन्होंने इन्हें भेजा था डॉक्टर अंबेडकर जी को कोलंबिया विश्वविद्यालय में। अगला सवाल है, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहेब कहाँ पर गए थे? तो याद रखिएगा लंदन में गए थे। बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से करके आए हैं? लंदन से करके आए हैं। अगला सवाल है, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? किस पद पर रखा? देखिए पढ़ने के लिए तो भेज दिया, लेकिन जब ये वापस पढ़ाई करके आए तो इन्हें सैन्य सचिव के रूप में इनको यहाँ पर इस पद पर रखा था ना, सैन्य सचिव के पद पर। लेकिन वो चाहे कितना भी पढ़कर आ जाए, कितने भी महान क्यों ना हो, इनके साथ जब ये वापस भारत में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ की आज भी कंडीशन ऐसी, इनके साथ ये इतने पढ़े लिखे थे, उसके बाद भी इनके साथ इतना बुरा भेदभाव किया गया कि इन्होंने ये जो सैन्य सचिव का पद है, ये कुछ ही समय बाद इन्होंने ये पद छोड़ दिया। अगला देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ से शुरू की थी? वकालत इन्होंने कहाँ से शुरू की थी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गेस कीजिए थोड़ा सा। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट से इन्होंने वकालत शुरू की थी। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या होगा? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है?
चलिए आज की वीडियो में इतना ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े हुए हमने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए और इन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष देखे हैं वो चीज़ भी हमने यहाँ पर कवर की। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, इन्हें क्लास में नहीं आने दिया जाता था। ये वहाँ बैठ के पढ़ते थे जहाँ पर जूते चप्पल, बड़ी ऊंची जात वाले बच्चे जहाँ पर जूते चप्पल रखते थे ना, वहाँ ही बैठकर इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है। और उसके बाद आगे चलकर आप देख सकते हैं इन्होंने इतनी पढ़ाई की कि भारत देश के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इनको कहा जाता है संविधान का पिता।